हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो पार्ट 2 होता है, उसका जो हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा था दोस्तों, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 जो होता है, उसका आज हम लेक्चर नंबर 9 आपके सामने लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। साथ ही मैं आपको बता दें दोस्तों कि ये जो लेक्चर नंबर 9 है, इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा, यानी फाइनली हमारा चैप्टर नंबर 3 हो जाएगा टोटली 100% कंप्लीट। दोस्तों, ये वीडियो शुरुआत करने के पहले एक और चीज बता दूं, जैसे कि आप लोग के कमेंट्स कंटिन्यूअसली आ रहे थे कि कुछ वीडियोस ऐसे हैं, कुछ चैप्टर्स के वीडियो ऐसे हैं जिसमें कुछ लेक्चर्स जो है मिसिंग है। तो मैं आपको बता दूं कि वो आपके कमेंट्स हमने देख लिया है। बहुत सारी चीज एनालाइज करने के बाद, लगभग मोर देन 1000 वीडियोस को एनालाइज करने के बाद हमें कुछ पता चल गया कि कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें 1 से 2 लेक्चर्स कुछ मिस हो गए हैं दोस्तों। वो टेक्निकल इश्यू था दोस्तों, हमने बहुत पहले टोटल बना दिया था, वो हमारी भी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो जो वीडियोस मिस हो गए हैं ना, उसको नए तरीके से बना के हम लोग अपलोड कर देंगे एंड फ्यूचर में प्लेलिस्ट को भी अपडेट कर देंगे ताकि आपको पूरा लाइन से मिल जाए। तो जिन लोगों को भी डाउट था, मतलब बोल रहे थे कि सर 10th के अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर के कुछ लेक्चर्स मिसिंग है, तो वो हमने अपलोड कर दिया है। 10th स्टैंडर्ड के साइंस 1 का जो ग्रेविटेशन चैप्टर था, उसके 1-2 लेक्चर मिसिंग थे, तो वो भी हमने बना दिया है, लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 5। साथ ही में फिर ज्योमेट्री का जो आप लोग बोल रहे हो, तो उसके भी जो 2 से 3 लेक्चर मिसिंग है, तो वो भी हम लोग डालने वाले हैं, 1-2 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। तो बिल्कुल चिंता मत करना। और आगे के जितने भी ऐसे चैप्टर्स है दोस्तों, ऐसा तो होगा नहीं, लगभग 99% मेरे हिसाब से एक्यूरेट है, लेकिन हो जाता है कभी कभी, हम भी इंसान है दोस्तों, गलतियां हो जाती है। और अकेला हो, ऐसा नहीं है कि इतना जो चैनल है हमारा जो JR उसको मैं अकेले ही संभाल के रखा हूं। जैसे कि आपको पता है, देयर आर सो मेनी अदर चैनल आल्सो, बट वहां पे 4 से 5 लोग काम करते हैं, अलग अलग टीचर्स अलग अलग सब्जेक्ट के लिए होते हैं। एक टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है जो एडिटिंग करते हैं और सिर्फ अपलोड करते हैं, लेकिन यहां पे हर काम मैं ही करता हूं दोस्तों। रिकॉर्ड भी करता हूं, अपलोड भी करता हूं, एडिटिंग भी करता हूं, हर चीज। तो थोड़ा बहुत गलती की गुंजाइश हो सकती है दोस्तों, हो जाती है कभी कभी। तो प्लीज उस चीज के लिए माफी भी मांग सकता हूं मैं, आपके लिए माफी मांग रहा हूं। तो उस चीज के लिए प्लीज मुझे माफ कर देना, इग्नोर कर देना। और जो भी गलती आप लोग जो बता रहे हो मुझे कि सर हो गई है, तो उसको हम लोग करेक्ट कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम करने की बात नहीं है दोस्तों, कोई चिंता करने की बात नहीं है। हम लोग आपके लिए बैठे हैं, और जैसा मैंने प्रॉमिस किया है आपको कि कुछ ही वक्त के अंदर आपको हर चीज एकदम अप टू डेट मिल जाएगा, और इतनी इतनी बेहतरीन चीजें मिल जाएगी, तो आपको कहीं और भी फोकस करने की जरूरत नहीं। बस आपको हमारे चैनल पे फोकस रहना है, और जो भी वीडियोस हम कंटिन्यूअसली डाल रहे हैं दोस्तों, उसको आपको देखना है और प्यार देना है, और अच्छे से अच्छा कंसेप्चुअल नॉलेज को गेन करना है। ठीक है, तो चलिए इस आखिरी लेक्चर वीडियो, इस चैप्टर के आखिरी वीडियो, जिसका नाम है दोस्तों लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको हम लोग फटाफट से शुरुआत करते हैं एंड देखते हैं कि इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे लिए टॉपिक है, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। इस टॉपिक का जो नाम है दोस्तों, बहुत ही खतरनाक, एंड शायद आपने सुना भी होगा बहुत सारे मूवीज वगैरह में, ठीक है ना। रियल लाइफ में तो आपने शायद कम ही सुना होगा, लेकिन मूवीज वगैरह में सुना होगा, जिसको बोलते हैं ट्विंस। हिंदी में बोलूं तो जुड़वा। मूवी भी बनी है इसके ऊपर, करेक्ट है। तो जुड़वा क्या होता है, ट्विंस कैसे होते हैं, यानी कि हमने एक चीज का कंसेप्ट तो पढ़ लिया इसके पहले वाले लेक्चर में, कि कैसे बच्चे दुनिया में आते हैं, कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कैसे प्रिवेंटिव मेजर्स लिया जा सकते हैं, या फिर और भी बहुत सारी चीजें, मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर बताया था, और भी बहुत सारी चीज हमने डिस्कस किए हैं। तो इसके पहले के, और ये चैप्टर जैसे मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, खासकर जिन लोगों को भी क्यूरियोसिटी होती है हमारे बॉडी और रिप्रोडक्शन के बारे में जानने की, तो उनके लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो जिसके पहले जितने भी वीडियोस अपलोड हुए हैं, जरूर से देख लेना, ठीक है। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले वो है ट्विंस। तो ट्विंस बेसिकली अगर हम बात करें, क्या होता है कि अगर एक कपल है, फॉर एग्जांपल एक मेल है और एक फीमेल है, तो जनरली उनकी जो कैपेबिलिटी होती है, वो एक टाइम पे एक जो चाइल्ड होता है उसको बर्थ देने की कैपेबिलिटी, यानी कि एक टाइम पे एक ही बच्चा जो है दुनिया में आ सकता है, डिलीवरी हो सकती है उसकी। लेकिन कभी कभी ऐसा चीजें होती हैं, बिकॉज इट इज ए साइंस, ठीक है ना, बायोलॉजिकल साइंस अगर हम बात करें, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। तो ऐसा भी एक होता है, एक तरीके से मैं इसका प्रोसेस बताऊंगा, लेकिन एक ऐसा भी तरीका है, या फिर अब तरीका तो नहीं बोलूंगा, लेकिन कभी कभी ऐसा भी फंडामेंटल चीजें हो जाती है कि जो बच्चे होते हैं वो एक साथ दो बाहर आ सकते हैं, यानी कि जब डिलीवरी होता है उनका, तो एक के जगह पे 2 बच्चे बाहर आते हैं, ठीक है। अब वो क्या होता है, कैसे होता है, ये सभी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ट्विंस। अगर हम बात करें तो बेसिकली क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि जो बच्चा पैदा होता है उसके अंदर जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, यानी कि जब मेल एंड फीमेल के स्पर्म्स और oocytes जो होते हैं जब कंबाइन होते हैं, जाइगोट बनता है, जाइगो से एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो जाके यूटेरस के अंदर, फीमेल के यूटेरस के अंदर इंप्लांट हो जाता है, धीरे धीरे वहां पे 9 मंथ तक वो ग्रो करता है, उसके बाद डिलीवरी होती है, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक एम्ब्रियो की जगह पे 2 एम्ब्रियो जो होता है वो बन जाता है। एक एम्ब्रियो की जगह पे यूटेरस के अंदर 2 एम्ब्रियो बन जाता है, एंड 2 एम्ब्रियो बन गया तो वो एक टाइम आएगा, यानी 9 मंथ तक दोनों एम्ब्रियो अलग अलग ग्रो करेंगे, एंड ग्रो करने के बाद 9 मंथ के बाद जो डिलीवरी होगी, वो एक बच्चे की जगह पे कितने बच्चे आएंगे, 2 बच्चे आएंगे। तो इसी प्रकार होता है ट्विंस। लेकिन ये ट्विंस में भी ट्विस्ट है, ये ट्विंस में भी
ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है ये मैं आपको बता रहा हूं। तो जनरली क्या होते हैं, दो टाइप के ट्विंस होते हैं, दो टाइप के ट्विंस होते हैं। मैं आपको बता दूं, सबसे पहला जो टाइप का ट्विंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस, एंड दूसरा जो होता है वो बोलते हैं डायजाइगोटिक ट्विंस। ठीक है ना, ट्विंस लिख देता हूं आगे, मोनोजाइगोटिक ट्विंस एंड डायजाइगोटिक ट्विंस। ये दो टाइप के ट्विंस होते हैं, यानी कि जुड़वा बच्चे दो अलग अलग तरीके से, या फिर बोल सकते हो दो अलग अलग टाइप के दुनिया में आते हैं। तो वो क्या होते हैं, मतलब ये दोनों में फर्क क्या है। अगर हम बात करें मोनोजाइगोटिक का और डायजाइगोटिक का, तो ये दोनों में फर्क है क्या एग्जैक्टली, ये हम लोग देख रहे हैं यहां पे। तो मोनोजाइगोटिक नाम से पता चल जाता है। मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल। जाइगोट मतलब क्या होता है, दैट इज मेल एंड फीमेल का जो फ्यूजन होता है ना, स्पर्म और एग का, उसको जाइगोट बोलते हैं। तो एक ही जाइगोट से बनेगा तो इसके लिए मोनोजाइगोटिक बोलेंगे। दो दो जाइगोट से बनेगा तो इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, डायजाइगोटिक बोलते हैं। ठीक है, देखो नाम में भी थोड़ा सा डिफिकल्टी आ जाती है, कभी कभी मुंह ससुरा टेढ़ा हो जाता है, मुंह क्या करे बोलने के लिए, कभी कभी होता है डिफिकल्टी होती है प्रोनाउंसिएशन। डायजाइगोटिक ट्विंस, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। अब हम मोनोजाइगोटिक की अगर बात करें तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो होता है ना, इट इज फॉर्म फ्रॉम सिंगल एम्ब्रियो। क्या बोल रहा हूं, देखो दिमाग लगाओ। मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो होता है ये सिंगल एम्ब्रियो से बनता है। कैसे बनता है सिंगल एम्ब्रियो से, देखो ध्यान से। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो होता है वो क्या होता है, सिंगल एम्ब्रियो से बनता है। तो अर्ली फेज में क्या होता है, यानी कि जब रिप्रोडक्शन प्रोसेस जब हो रहा है, तो अर्लियर फेज में क्या होता है कि जो एम्ब्रियो जो होता है जाइगोट से जब एम्ब्रियो बनता है, तो उसका जब अर्ली फेज होता है, स्टार्टिंग का ही जो फेज होता है, और वो भी कौन सा फेज, विद इन 8 डेज ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन, यानी कि जब मेल एंड फीमेल ने यूनाइट किया, स्पर्म और oocytes दोनों मिल गए, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट जब बन गया, एंड जाइगोट बनने के जस्ट 8 दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर जो स्टार्टिंग का एम्ब्रियो बनने का जो फेज होता है, वो टाइम पे क्या होता है, ये सिंगल एम्ब्रियो जो क्या होता है वो डिवाइड होकर किस में चले जाता है, 2 बन जाता है। यानी सिंगल एम्ब्रियो डिवाइड होकर क्या बन जाता है, 2 एम्ब्रियो में डिवाइड हो जाता है, 2 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, एंड वो धीरे धीरे क्या होता है, ग्रो अप करता है यूटेरस के अंदर, एंड धीरे धीरे वो 2 से अलग अलग इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, यानी कि आपका जो चाइल्ड होता है वो 2 अलग अलग चाइल्ड जो है बनते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और ये दोनों जो चाइल्ड होते हैं ना, ये सेपरेट एम्ब्रियो लेके घूमते हैं, क्योंकि मैंने बोला कि सिंगल एम्ब्रियो था, एक ही एम्ब्रियो था, लेकिन ये प्रोसेस के दौरान 8 दिन के बाद, जाइगोट बनने के 8 दिन के प्रोसेस के बाद क्या बन गया, ये 2 बन गया, एंड दोनों अलग अलग एम्ब्रियो बन गए, एंड फिर जाके उनका क्या हो गया, एक तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होते गया 9 मंथ तक, एंड उसके बाद वो आए दुनिया में। ठीक है, और एक चीज कि ये प्रॉपर्टी के हिसाब से बात करो कि ये जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, मोनोजाइगोटिक जो ट्विंस होते हैं, दे आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। क्या बोल रहा हूं मैं कि ये जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं, एक तरीके से आइडेंटिकल होते हैं, यानी जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। अब जेनेटिकली सिमिलर मतलब क्या होता है कि दोनों के अंदर एक ही जैसा क्या होगा, डीएनए मटेरियल प्रेजेंट होगा। होता है ना कभी कभी कि अगर बच्चे जुड़वा पैदा हो रहे हैं तो दोनों की जो सिमिलैरिटी होती है वो काफी ज्यादा सेम होती है। जैसे कि कोई बच्चा है तो एक बच्चे की शक्ल जो है दूसरे बच्चे की शक्ल एकदम 100% सेम होती है। तो वो टाइप के जो जुड़वा होते हैं ना, वो क्या होते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं। और एक चीज आपको बता दूं, आपने देखा होगा शायद, क्योंकि मैंने तो बहुत कम देखा है जुड़वा बच्चों को, लेकिन नॉर्मली आपने देखा होगा, शायद आपके आसपास होंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि आपने 2 बच्चों को देखा है तो दोनों बच्चों की जो शक्ल होगी ऑलमोस्ट 99% सिमिलर होती है। एंड ऐसा भी होता है कि दोनों बच्चे का जो जेंडर होता है, मेल और फीमेल, वो भी सेम होता है। यानी कि ज्यादातर चांसेस ये रहता है, ज्यादातर क्या मतलब 100% चांसेस यही है कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस जब रहेंगे, यानी कि मोनोजाइगोटिक वाले जुड़वा जो बच्चे रहेंगे वो या तो मेल रहेंगे, दोनों के दोनों मेल ही रहेंगे, या तो दोनों के दोनों फीमेल्स ही रहेंगे। यानी दोनों बच्चे जो है वो जो है लड़के ही पैदा हो सकते हैं, या फिर दोनों बच्चे जो है वो लड़कियां ही पैदा हो सकती है। तो ऐसा होता है। ठीक है, और साथ में दोनों सिमिलर भी दिखते हैं, दोनों एक दूसरे से सेम भी दिखते हैं। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि दोनों का जो अपीयरेंस होता है और साथ में जेंडर जो होता है वो सेम हो सकता है, किसमें, मोनोजाइगोटिक में। और एक चीज यहां पे कि मोनोजाइगोटिक जो होता है ना, वो 8 डेज के अंदर उसका जाइगोट फॉर्मेशन होता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया अभी। तो जाइगोट फॉर्मेशन के बाद ये पॉसिबिलिटी होता है, देयर इज ए हाई पॉसिबिलिटी ऑफ कंजॉइंट ट्विंस। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि अगर ये जो एम्ब्रियोनिक सेल्स जो होते हैं, जो हम बात कर रहे हैं, वो डिवाइड होते हैं 2 ग्रुप में। ठीक है ना, 2 ग्रुप में अगर डिवाइड हो जाते हैं 8 डेज, जैसे जाइगोट फॉर्मेशन हुआ उसके अगले 8 दिन के बाद वो 2 हिस्सों में अगर डिवाइड हो जाते हैं, तो ऐसे टाइप के ट्विंस को हम लोग एक और नाम से जाना जाते हैं। उसको मैं यहां पे लिखा देता हूं, थोड़ा सा यूनिक है, कंजॉइंट ट्विंस। ठीक है ना, CONJOINED, कंजॉइंट ट्विंस। थोड़ा सा यूनिक है ये चीज, ये ध्यान रखना, और बहुत कम पूछता भी है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं ये कंजॉइंट ट्विंस। मैंने क्या बोला कि जब भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है ना, एम्ब्रियो का जब फॉर्मेशन हो रहा था, तो एम्ब्रियोनिक सेल जब था, एम्ब्रियोनिक सेल अगर वो 2 ग्रुप में डिवाइड हो गया, यानी कि ये तो सिंगल ही था ना, तो सिंगल से ये डिवाइड हो रहा है, तो लेकिन वो 2 अलग अलग ग्रुप में जब डिवाइड हो जाता है, तो वो टाइप के जो ट्विंस बनते हैं उसको कंजॉइंट ट्विंस बोलते हैं। और ये केस में क्या होता है कि कभी कभी ऐसे टाइप के ट्विंस के जो बॉडी पार्ट जो होते हैं ना,
जो उनका बॉडी का पार्ट होता है वो जुड़ा हुआ रहता है। आपने देखा होगा दोस्तों, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जुड़वा, खास करके उनका कुछ ना कुछ जो बॉडी पार्ट रहता है। बॉडी पार्ट मतलब क्या होता है दोस्तों, कोई भी शरीर का हिस्सा, जैसे कि किसी का देखा होगा आपने, दोनों के जो सर होते हैं, मुंडी जो सर होता है ना, हेड, वो आपस में ज्वाइंट होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। आपने ये भी देखा होगा। फिर किसी किसी का देखा होगा आपने कि दोनों के आर्म्स जो होते हैं वो जुड़े होते हैं। कि फिर किसी किसी का देखा होगा जो कमर होता है, कमर से कमर उनका जुड़ा होता है, पैर से पैर जुड़ा होता है, पेट से पेट जुड़ा होता है, पीठ जुड़ा होता है। देयर आर सो मेनी अदर एग्जांपल्स आल्सो व्हिच यू हैड सीन। रेयर केस होता है, बहुत रेयर केस है, लेकिन सुना होगा आपने। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एक ही एम्ब्रियो से दो अलग अलग ग्रुप हो गए ना। तो जब वो ग्रुप हो जाते हैं ऐसे केस में, जब वो डेवलप करते हैं, तो वो दोनों एम्ब्रियो जो है आपस में चिपके हुए रहते हैं, एंड वो एक ही साथ डेवलप कर जाते हैं। तो जब वो चिपके रहेंगे, यानी कि कुछ ना कुछ उनकी जो बॉडी का पार्ट जो होगा वो भी क्या होगा, आपस में कनेक्टेड होगा। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि सिंगल एम्ब्रियो से दो बनते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस में, और मोनोजाइगोटिक दिखने में भी सेम होते हैं, जेंडर भी सेम होता है, वो तो अलग चीज है। लेकिन ये जो चीज मैंने बताया कंजॉइंट ट्विंस, ये थोड़ा अलग केस है। कंजॉइंट ट्विंस क्या होता है, ट्विंस क्या होता है, जिसमें बॉडी पार्ट जो है किसी ना किसी का जुड़ा होता है आपस में, उसको हम तो कंजॉइंट ट्विंस, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये जो कंजॉइंट ट्विंस की जो मैं बात कर रहा हूं, इसको एक और नाम से जाना जाता है, सिएमिस ट्विंस। ठीक है ना, इसका नाम मैं लिख देता हूं यहां पे, सिएमिस ट्विंस, इसको ये नाम से भी। तो कंजॉइंट ट्विंस अगर एग्जाम में पूछे या फिर सिएमिस ट्विंस पूछे तो कंफ्यूज मत होना, यानी ऐसे ट्विंस जिनके कुछ ना कुछ बॉडी के पार्ट्स आपस में जुड़े हो। अब बात कर लेते हैं दूसरे टाइप के ट्विंस की, जिसका नाम है डायजाइगोटिक ट्विंस। तो डायजाइगोटिक, जैसे मैंने बोला, इसके अंदर दो अलग अलग जाइगोट जो है इसका फॉर्मेशन होता है। तो जैसे ही रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है, फर्टिलाइजेशन करने के बाद क्या होता है कि जो फीमेल्स होती है, जनरली जो नॉर्मल केस होता है, उसमें एग सेल के पास एक ही स्पर्म आता है, करेक्ट है। एग सेल के पास एक सेल के पास, वन सेल के पास एक स्पर्म आता है। तो एक ही सेल है तो एक स्पर्म है, तो क्या हो जाएगा, एक ही जाइगोट बनेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है फीमेल्स में दो एग्स, दो oocytes एक ही साथ रिलीज हो जाते हैं, एंड वो दोनों सेल्स, दोनों जो एग्स होते हैं या फिर oocytes बोल लो आप, ओवम बोल लो, वो दोनों एक ही साथ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में चले जाते हैं। तो जिसके वजह से क्या बनता है दोस्तों, दो जाइगोट एक ही बार बन जाता है। तो दो जाइगोट एक ही बार बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, दो एम्ब्रियो भी बनेगा डेवलप होने के बाद, एंड दो एम्ब्रियो बन जाएगा तो कुछ 9 मंथ पीरियड के बाद दो बच्चे, यानी कि दो चाइल्ड भी दुनिया में पैदा होंगे। ठीक है, तो ये दो चाइल्ड रहेंगे वो भी जुड़वा कहलाएंगे। लेकिन ये दो चाइल्ड जो रहेंगे वो जुड़वा मतलब कैसे रहेंगे, क्योंकि दोनों के जो जाइगोट थे, एम्ब्रियो थे, अलग अलग थे। तो यहां पे जो हमने देखा था कि दोनों के दोनों सेम रहेंगे, मेल मेल रहेंगे या तो फीमेल फीमेल रहेंगे, दोनों दिखने में भी सेम रहेंगे। लेकिन यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि दोनों का जाइगोट ही अलग अलग था। तो हो सकता है एक बच्चा मेल हो तो दूसरा बच्चा फीमेल हो सकता है कि दोनों की शक्ल काफी अलग अलग भी हो, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो इसीलिए ये टाइप के ट्विंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डायजाइगोटिक ट्विंस। और ये केस में क्या बोला मैंने कि दोनों का जेनेटिकल इंफॉर्मेशन एंड आइडेंटिकल इंफॉर्मेशन दोनों चेंज हो सकता है या फिर डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं हमारे आखिरी टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है दोस्तों रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो हम बात करेंगे, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ट्विंस क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप के होते हैं ट्विंस। बहुत ही इजी टॉपिक था और बहुत ही ज्यादा अच्छे से हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो आखिरी टॉपिक फॉर टुडे एंड दिस चैप्टर, जिसका नाम है दोस्तों रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है। एंड बहुत ही सिंपल टॉपिक है एंड बहुत ही ज्यादा इजी भी है अगर हम बात करें समझने के लिए, और ये बहुत सारी चीज इसमें से आपको पता भी होगा। ठीक है ना, चलो बात करते हैं। ठीक है, ओके, तो लेट्स राइट डाउन द हेडिंग फर्स्ट। जैसे मैं हमने बोला यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अगर हम बात करें दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में जल्दी कोई चर्चा करता नहीं है। क्योंकि देखो, हेल्थ का मतलब क्या होता है, अगर हम हेल्थ के बारे में बात करते हैं, कभी भी बोलते हैं ना कि ये इंसान हेल्दी है, हम लोग बोलते हैं ये इंसान हेल्दी है। तो जब भी हम लोग हेल्थ की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा हेल्थ जो सामने निकल के आता है, हेल्थ का जो डेफिनेशन सामने निकल के आता है, वो क्या होता है कि ये इंसान अगर दिखने में फिट दिख रहा है, ठीक है ना, मोटा नहीं है, पेट वेट नहीं निकला है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो जो इंसान है वो क्या होता है, हेल्दी होता है। सब लोग यही सोचते हैं, ठीक है ना, सब लोग यही सोचते हैं कि कोई इंसान अगर दिखने में फिट दिख रहा है फिजिकली तो वो इंसान हेल्दी है। बट ऐसा एग्जैक्टली है क्या दोस्तों? नहीं, ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू साइंस एंड अकॉर्डिंग टू एवरीथिंग, अगर हम बात करें डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कि हेल्दी का एक मेन डेफिनेशन क्या होता है कि वो इंसान फिजिकली तो फिट होना ही चाहिए, यानी कि बाहर से दिखने में फिट होना चाहिए, उसका पेट नहीं होना चाहिए, जरूरी नहीं है पेट, लेकिन ऑलमोस्ट मतलब ना के बराबर ही होना चाहिए, और उसकी अच्छी खासी हाइट होनी चाहिए, नॉट 7 फुट, एक नॉर्मल हाइट होनी चाहिए, अच्छी उसकी विड्थ होनी चाहिए, ठीक है ना, हर चीज उसकी प्रॉपर होना चाहिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो इंसान फिजिकली हेल्दी है, फिजिकली फिट है। लेकिन इसके अलावा भी एक और चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेंटली फिट, या फिर मेंटल हेल्थ, या फिर मेंटली हेल्थ।
तो मेंटल फिटनेस या फिर मेंटली जो फिटनेस की हम बात करते हैं ना, ये एक ऐसा चीज है दोस्तों जो जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। ठीक है, कि ये इंसान भले ही दिखने में फिट दिख रहा है, लेकिन यार उसके अंदर क्या चल रहा है, उसको कोई स्ट्रेस तो नहीं है, एंजाइटी तो नहीं है, कुछ बीमारी तो नहीं है, कुछ बहुत सारी चीज का टेंशन तो नहीं है, तो वो इंसान मेंटली फिट नहीं होता है। तो फिजिकली भी होना चाहिए, मेंटली भी होना चाहिए। ये तो हमको पता है कि अगर ये दोनों चीज, मतलब कोई इंसान फिजिकली भी फिट है और मेंटली भी फिट है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो इंसान एकदम हेल्दी है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है जिसको हम हमेशा इग्नोर करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यानी कि जो हमारा हेल्थ होता है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हिसाब से कैसा है, ठीक है या नहीं है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो इसमें हमें ध्यान रखना है। तो क्या होता है कि ये जो रिप्रोडक्शन का जो हेल्थ होता है ना, हमारा रिप्रोडक्शन का जो हेल्थ होता है या फिर सेक्सुअल हेल्थ की हम बात करें, इसके बारे में कोई जल्दी चर्चा नहीं करता है। क्यों नहीं चर्चा करता है? क्योंकि हमारे इंडिया में वैसा ट्रेडिशन नहीं है, सबसे पहली बात तो। क्योंकि यार हम अगर बात करने लगेंगे कि हमारा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, अगर हम सेक्सुअल ऑर्गन के बारे में बात करेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे, तो लोग क्या बोलेंगे, अरे बाप रे क्या बात कर रही है, अरे ये कैसे कैसे बात कर रहा है, इसको कोई शर्म लाज नहीं है। तो ट्रेडिशन हमारा वैसा नहीं है हमारे इंडियन कल्चर में बात करें। अभी तो आगे जाके चेंज हो जाएगा, मे बी लोग जितना ज्यादा एडुकेशन लेंगे, जितना आगे बढ़ेंगे, वो चेंज हो जाएगा। लेकिन ट्रेडिशन की हम बात करें तो ये सब चीज खुल के बात करना चाहिए। अगर आप बात करोगे, डॉक्टर से छुपाओगे कि क्या प्रॉब्लम है, तो आपका कभी क्योर नहीं होगा, वो चीज कभी ठीक नहीं होगा, और वो चीज आप लेके आगे जाके बहुत तकलीफ दे सकती है। मैं बारे में उसके बारे में बात करूंगा यहाँ पे। तो ट्रेडिशन हो गया, शाइनेस हो गया, यानी कि आप शर्माते हो उस चीज के बारे में बात करने के लिए, एंड बहुत सारे रोक टोक होते हैं, ये सभी चीज जो होते हैं जिसके वजह से आप कभी भी, और मोस्ट ऑफ द लोग, आप नहीं बोलूंगा लेकिन मोस्ट ऑफ द जो लोग थोड़े से रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, यानी कि थोड़े गांव वगैरह रीजन के आसपास से बिलोंग करते हैं, तो वो कभी ऐसे खुल के बात नहीं कर पाते हैं इस चीज के मामले में। और होता ये है कि उनको बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम जो होते हैं जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़े होते हैं, वो उनको हो जाता है। बहुत सारी बीमारी ऐसी, अगर हम बात करें दोस्तों, हम यहाँ पे कुछ चर्चा करेंगे बीमारियों के बारे में। लेकिन ये बीमारी क्यों होता है? क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि सेक्सुअल हेल्थ की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे मन में जो आता है वो आता है हमारा ऑर्गन्स। ठीक है ना, ऑर्गन्स, वो भी कौन सा? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, खासकर हम बात करें जेनाइटल्स, ठीक है ना, जेनाइटल्स जो होता है जिसके थ्रू हम रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो जेनाइटल्स जो होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, जिसको हमें टाइम टू टाइम क्या करना होता है दोस्तों? क्लीन करना होता है। अगर हम क्लीन नहीं करते हैं, ठीक है ना, हम टाइम टू टाइम क्लीन नहीं करते हैं, जो भी जेनाइटल्स का ऑर्गन है हमारा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, उसको अगर हम क्लीन नहीं करते, चाहे मैं मेल की बात करूं चाहे मैं फीमेल की बात करूं, दोनों ही केस में आपको क्लीन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्या होता है कि वो जो चीजें होते हैं वहां पे बैक्टीरिया, ईस्ट, ऐसे बहुत सारी चीजें जल्दी आते हैं और जल्दी ग्रो अप करते हैं। तो अगर आप उसको टाइम टू टाइम क्लीन नहीं करोगे तो बैक्टीरिया एंड वायरसेस एंड बहुत सारे अलग अलग फंगस या फिर बहुत सारे ईस्ट वगैरह वहां पे अपना घर बना सकते हैं। घर बनाना मतलब वहां पे रह सकते हैं और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेंगे। तो वहां पे अलग अलग टाइप की बीमारी होती है। तो अगर हम कुछ बीमारियों के बारे में चर्चा करें, सेक्सुअल जो डिसीजेस होते हैं दुनिया में, अगर जो मेल एंड फीमेल को होती है, तो देयर आर सो मेनी सेक्सुअल डिसीज जिसकी वजह से इंसान की डेथ भी हो सकती है। ठीक है ना, ये जान लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लोग इग्नोर करते हैं, लोग बात नहीं करते। तो सेक्सुअल डिसीज की अगर बात करें तो सिफिलिस होता है, सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया, ठीक है ना, गोनोरिया, ठीक है, सिफिलिस, गोनोरिया, एंड देयर आर सो मेनी अदर स्टॉफ। ये सबसे ज्यादा फेमस है, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों, एक फेमस नाम है एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। यानी कि जब सेक्सुअल एक्टिविटीज जब करता है कोई मेल एंड फीमेल, तो उसके थ्रू वो ट्रांसमिट हो सकता है। तो देयर आर सो मेनी डिसीज, सिफिलिस, गोनोरिया, एंड आपको एक और चीज पता होगा कि जो एचआईवी एड्स होता है, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द एसटीडी, लेकिन उसको हम लोग ज्यादा कंसीडर नहीं करते हैं। वो सिर्फ एक जरिया नहीं है सेक्सुअल एक्टिविटी, लेकिन एक वन ऑफ द सिम्टम है या फिर वन ऑफ द करियर है, आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये चीज भी पॉसिबिलिटी केस ला सकता है। लेकिन अगर ये सब बीमारी हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल आप क्लीननेस मेंटेन नहीं करते हो, ठीक है ना, अनहाइजीनिक एंड बहुत सारे मेथड्स होते हैं सेक्सुअल एक्टिविटीज की, वो परफॉर्म करते हो, तो देयर आर सो मेनी चांसेस कि आपको एसटीडी हो सकता है एंड सेक्सुअल डिसीज हो सकती हैं। इसके अलावा आपके जेनाइटल्स, आपके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, उसमें अगर बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, उसको क्लीन नहीं कर रहे हो, तो देयर आर सो मेनी चांसेस कि आपको रेड पैचेस एंड बहुत सारे अलग अलग फंगस के प्रॉब्लम हो सकते हैं, इचीनेस आ सकता है। तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होता है, खासकर फीमेल्स में। फीमेल्स जो कि हर महीने ब्लीड करती है, जैसे मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको पढ़ाया था, तो फीमेल्स जो होती है वो हर महीने ब्लीड करती है। तो ब्लीडिंग के दौरान जो कंटामिनेशन होता है वो बाहर जब निकलता है, तो वो जेनाइटल को क्लीन भी रखना होता है। एंड आज के डेट में ऐसा हो गया कि जो विमेंस हो गई वो वर्किंग हो गई है, यानी कि आदमी के साथ हाथ में हाथ मिला के यानी काम करने जाती हैं, ऑफिसेज जाते हैं, देयर आर सो मेनी अदर एक्टिविटीज विच दे आर डूइंग। तो उनको उतना टाइम नहीं मिल पाता है टू क्लीन देयर, वी कैन से, आपका जो क्लीननेस है वो मेंटेन नहीं हो पाता है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ये हर एक को मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे फीमेल्स हो चाहे मेल्स हो, हर एक को अपना क्लीननेस मेंटेन करना चाहिए, तभी आपका जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो बेटर हो सकता है। क्लियर है दोस्तों? तो बस यही था ये टॉपिक में। अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव हेल्थ एग्जैक्टली क्या होता है, बस यही है हमारा टॉपिक, ठीक है ना, और जिसमें हमने आपको बताया कि किस प्रकार
या फिर आपको क्या क्या चीज़ों की ध्यान रखने की जरूरत है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर, और आपको कभी भी कोई ट्रेडिशन या फिर शाइनेस नहीं फॉलो करना है। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए आपका क्या है, बॉडी है दोस्तों। आपका शरीर अगर रहेगा स्वस्थ, अच्छा रहेगा, हेल्थ रहेगा हर एक कंडीशन में, फिजिकली, मेंटली एंड ऑल्सो रिप्रोडक्शन के हिसाब से हेल्थ रहेगा, फिट रहेगा, तब जाके आप जो है लाइफ टाइम तक सर्वाइव कर पाओगे। नहीं तो ऐसे बहुत सारे डिसीजेस दुनिया में हैं जो बस एक मौके का इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी वायरस, बैक्टीरिया एंड पैथोजेंस एंड फंगस प्रेजेंट है जो आपकी लाइफ को खराब करने के लिए बैठे हैं। बस आप उसको मौका दे दो, वो आपकी बॉडी को खराब कर देंगे। तो प्लीज आपको मौका नहीं देना, आपको अपनी हेल्थ का, पर्सनल हेल्थ का, हाइजीन का, हर एक चीज का ख्याल रखना है, क्लीन करते रहना है टाइम टू टाइम, और अच्छे से अच्छा जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसको फॉलो करना है। ठीक है, तो बस दोस्तों इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है ये होता है समाप्त। उम्मीद करता हूं कि थोड़ा मैंने खुल के बताने की कोशिश की, उम्मीद करता हूं कि आपको एटलीस्ट समझ में आया होगा ये सब चीज। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर भी खत्म होता है दोस्तों, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। तो हमारा अगर हम बात करें तो थर्ड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, फोर्थ चैप्टर भी ऑलमोस्ट, बहुत सारे लेक्चर्स अपलोडेड है और कुछ लेक्चर्स जो मिसिंग है वो हम लोग डाल देंगे, तो डोंट वरी, आपको नए लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो बस इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूं, जल्द लेकर आऊंगा और भी ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस। आपको बस हमारे वीडियोस देखते रहना है कंटिन्यूअसली और प्यार देते रहना है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों, यूजफुल लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से करना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है शेयर करना, तो फटाफट से शेयर करना। एंड दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में दोस्तों बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जब भी हम लोग कोई वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।